इमेजिन करो आप एक 30 फ्लोर की बिल्डिंग में हो। बाहर बारिश नहीं, पूरा का पूरा समुद्र आपकी खिड़की तोड़ने को तैयार है। अर्थ पर एस्ट्रॉइड गिरा है एंटार्क्टिका की, उसकी वजह से सारी बर्फ पिघल चुकी है और इंसानियत के पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। पर यह कोई मामूली डिजास्टर मूवी नहीं है। जब एआई रिसर्चर आना अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है, तब उसे समझ आता है कि ये फ्लड उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए लाया गया है। एक ऐसा मिशन जहां मौत सिर्फ एक रीसेट बटन है। क्या ये सब रियल है या कोई खतरनाक सिमुलेशन? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे नेटफ्लिक्स की सबसे माइंड बेंडिंग साउथ कोरियन थ्रिलर को, जिसका नाम है द ग्रेट फ्लड। और ऐसा तो सोच भी मत लेना कि ये सिर्फ एक फ्लड सर्वाइवल के ऊपर है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो खत्म होने की कगार पर है। एक बड़े से एस्ट्रॉइड ने दुनिया को तबाह करने की शुरुआत कर दी है। उसकी वजह से पूरे प्लैनेट पर सुनामी आ गई है, एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल गई है और अब वाटर लेवल इतना ऊपर है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग्स रहती हैं वो डूब चुकी हैं। हम मिलते हैं हमारी मेन लीड आना से, जो एक ब्रिलियंट एआई रिसर्चर है। वो एक हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के 30वें फ्लोर पर फंसी हुई है। बाहर का मंजर देख कर ही रूह कांप जाए। चारों तरफ सिर्फ काला पानी है और हर मिनट पानी का लेवल ऊपर जा रहा है। आना अकेली नहीं है, उसके साथ उसका बेटा है। वो उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है, पर सवाल ये है कि वो कब तक उसे बचाना चाहती है, ना कि ये कि वो उसको कैसे बचाना चाहती है। अब यहाँ से शुरू होता है रियल सर्वाइवल। अपार्टमेंट के अंदर बिजली नहीं है, खाना खत्म हो रहा है और बिल्डिंग की दीवारें पानी के प्रेशर से चटर पटर कर रही हैं। आना अपने कैबिन में कुछ फाइल्स और इक्विपमेंट बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक माँ नहीं है, वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तभी एंट्री होती है ही, जो कि ये एक सिक्योरिटी एजेंट है जिसे भेजा गया है आना को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, हीजू के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई बोट नहीं है, वो बस वहां पहुंच गया है। आना को उस पर शक होता है। तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा? हीजू का जवाब बड़ा कोल्ड है, मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने का ऑर्डर मिला है बस। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि एक जोरदार धमाका होता है। बिल्डिंग के निचले फ्लोर्स कोलैप्स हो चुके हैं और पानी अब सीधे उनके फ्लोर तक पहुंच गया है। इमेजिन करो वो डर। आप एक बंद कमरे में हैं और दरवाजे नीचे से पानी अंदर आने लगे। आना अपने बेटे को लेकर भागने की कोशिश करती है, पर रास्ता बंद है। हीजू अपनी स्किल्स दिखाता है और उन्हें एक टेम्पररी सेफ जोन में ले जाता है, पर यहाँ हम सबको पहला झटका लगता है। आना देखती है कि हीजू के पास एक ऐसी डिवाइस है जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस है। वो डिवाइस वाटर लेवल्स को प्रेडिक्ट नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो टाइम को ट्रैक कर रही हो। यहाँ से सस्पेंस गहरा होने लगता है। आना को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उसे लगता है कि ये सेम सिचुएशन, ये पानी का आना, हिजू का उसे बचाना, ये सब पहले भी हो चुका है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उसने खुद लिखा है, डोंट ट्रस्ट द रेस्क्यूअर। लेकिन आना को याद ही नहीं कि उसने ये कब लिखा। क्या उसकी मेमोरीज जा रही हैं या फिर ये पानी जो हम देख रहे हैं वो असलियत है ही नहीं। सीन एंड होता है जब एक जायंट वेव बिल्डिंग की विंडो तोड़ देती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। आना डूब रही है, वो अपने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, तभी बहुत कस की आवाज आती है। वो वापस अपने बेड पर उठती है। वही दिन, वही बारिश, वही अलार्म। 3 घंटे बचे हैं। वेट वेट वेट, क्या ये एक टाइम लूप है या कुछ और? अब शुरू होता है असली दिमाग घुमाने वाला खेल। यहाँ से कहानी सर्वाइवल ड्रामा से निकलकर एक साइकोलॉजिकल साइंस फिक्शन बन जाती है। आना की आंख खुलती है, वो हाफ रही है, पसीने लथपथ है। उसे लगता है उसने कोई बुरा सपना देखा, वही सुनामी, वही डूबना। पर जैसे ही वो अपने कमरे की घड़ी देखती है, उसका दिल बैठ जाता है। टाइम वही दिख रहा है, 3 घंटे बचे हैं। आना को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने बेटे को आवाज देती है, वो सेफ है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वही हीजू सिक्योरिटी एजेंट खड़ा है, बिल्कुल वही लाइंस बोल रहा है जो उसने सपने में बोली थी। आना शॉक में है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है, तुमने पहले भी यही कहा था। पर हीजू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो पहली बार मिल रहे हो। क्या आना पागल हो रही है या ये वक्त रुक गया है? आना को अब यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एक एआई रिसर्चर है, उसका दिमाग लॉजिक ढूंढने लगता है। वो बिल्डिंग के उस सेक्शन में जाने की कोशिश करती है जहां उसका सीक्रेट लैब था। रास्ते में वही पुरानी दीवारें, वही पानी का खतरा, पर इस बार आना को पता है कि कब कहां से सीलिंग गिरेगी। वो फ्यूचर देख चुकी है। जब वो लैब पहुंचती है, उसे वहां अपने पुराने एक्सपेरिमेंट्स का डेटा मिलता है। टर्म बार बार आ रहा है, न्यूरल बैकअप। तब उसे भयानक सच का एहसास होता है, ये जो फ्लड आया है क्या ये सब असली है या आना के दिमाग किसी कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया गया है। वो डरती है कि शायद वो एक सिमुलेशन के अंदर फंसी हुई है
जहां मौत के बाद सब रीस्टार्ट हो जाता है। इस बार आना चुप नहीं बैठती, वो हिजू पर गन तान देती है। तुम कौन हो, वो पूछती है, और ये लूप क्यों चल रहा है। हिजू अब थोड़ा बदला बदला लग रहा है। उसके पास एक सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड कोड्स चल रहे हैं। वो कन्फेस करता है कि वो कोई नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो एक रिट्रीवर है। हिजू बताता है कि दुनिया सच में खत्म हो रही है, लेकिन आना का दिमाग इतना कीमती है कि उसके अंदर मौजूद डेटा को बचाने के लिए एक एआई सिस्टम उसे बार बार जिंदा करवा रहा है। जब तक वो अपने मिशन का फाइनल कोड रिकवर नहीं कर लेती है, ये 3 घंटे बार बार रिपीट होंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, हर बार जब लूप स्टार्ट होता है आना की मेमोरी धुंधली होती जाएंगी। अगर इस बार वो फेल हुई तो शायद वो हमेशा के लिए इस पानी में डूब जाएगी और उसे याद भी नहीं रहेगा कि वो कौन है। बात करते करते वही बड़ा धमाका होता है, फ्लोर फट जाता है और पानी का सैलाब अंदर आ जाता है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पहली बार से अलग लग रहा था, वो अलग तरीके से गिर रहा था। यहाँ हम लोगों को पता चलता है कि ये लूप परफेक्ट नहीं है, ये ग्लिच कर रहा है। हाइजो एना को बचाने के लिए खुद को पानी में धकेल देता है ताकि वो ऊपर से फ्लोर तक पहुंच सके। जाते आते वो सिर्फ एक बात बोलता है, रूम 304 वहां असलियत है। इससे पहले कि आना कुछ पूछ पाए, एक बड़ा सा लोहे का पिलर हिजू के ऊपर गिरता है। आना चिल्लाती है, पानी उसके गले तक आ जाता है, पर वो अपने बेटों को ऊपर उठाती है और फिर से सन्नाटा, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लूप नंबर 3 शुरू होने वाला है, पर इस बार आना की आंख नहीं खुलती, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ। अब कहानी वहां पहुंच गई है जहाँ लॉजिक खत्म होता है और दीवानगी शुरू होती है, क्योंकि अब सारी चीजें बहुत बुरी तरीके से उलझने वाली हैं। इस बार जब आना की आंख खुलती है तो वो बेड पर नहीं थी, बल्कि किचन के फ्लोर पर पड़ी है। उसका सर फट रहा है। उसे याद है कि उसे रूम 304 में जाना है, लेकिन एक बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। उसका बेटा उसके सामने खड़ा है और उसका चेहरा धुंधला दिख रहा है। आना चिल्लाती है, बेटा इधर आओ, पर वो बच्चा वहीं खड़ा रहता है, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। तभी ही जो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, पर इस बार हिजू के कपड़े खून से लथपथ हैं। वो पिछले लूप की चोटें अभी भी कैरी कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि सिमुलेशन क्रैश हो रहा है। जो चोटें पिछले लूप में लगी थी वो अब रीसेट नहीं हो रही हैं। टाइम खत्म हो रहा है और ये बिल्डिंग अब सिर्फ पानी से नहीं बल्कि डिजिटल ग्लिचेस से भर रही है। आना और हिजू ऊपर की तरफ भागते हैं। बाहर का नजारा अब और भी डरावना है। आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि नियॉन ग्रीन हो चुका है। बिल्डिंग की दीवारें पिघल रही हैं। हिजू बताता है कि एस्ट्रॉइड के टकराना रियल है, पर आना को एक साइरोपॉड यानी स्लीपर चैम्बर में रखा गया है ताकि वो एक नई दुनिया के लिए एआई कोर्स डेवलप कर सके। लेकिन सिस्टम में वायरस आ गया है। वो वायरस आना के दिमाग को उसी 3 घंटे के दर्दनाक हादसे में फंसा कर रखना चाहता है। रास्ते में उन्हें और भी लोग मिलते हैं, अपार्टमेंट के बाकी रहने वाले, पर वो लोग नॉर्मल नहीं हैं। वो सब एक ही बात बोल रहे हैं, बाहर नहीं निकलना है, हमें मरने दो। ये वो लोग हैं जिनकी कॉन्शियसनेस इसी सिस्टम में फंस गई है। आना को समझ आता है कि अगर वो रूम 304 नहीं पहुंचेगी तो वो भी इन भटकती हुई आत्माओं की तरह इस डिजिटल समुद्र में हमेशा के लिए डूब जाएगी। फाइनली वो रूम 304 के सामने पहुंचती है। दरवाज़ा लॉक्ड है। हिजू अपनी डिवाइस से उसे हैक करने की कोशिश करता है, पर पानी का लेवल अब उनके कंधों तक आ गया है। तभी आना को एक शॉक लगता है। वो अपने बेटे का हाथ पकड़ती है, पर उसका हाथ हवा में निकल जाता है। उसका बेटा कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी लॉस्ट मेमोरी का एक प्रोजेक्शन है। असलियत यह है कि रियल लाइफ में जब सुनामी आई थी, आना अपने बेटे को नहीं बचा पाई थी। उसका दिमाग उस गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस एआई स्टिमुलेशन ने उसके बेटे को जिंदा रखा ताकि आना काम करती रहे। आना टूट जाती है, वो रोने लगती है, मुझे नहीं चाहिए ये कोड, मुझे नहीं चाहिए ये मिशन, मुझे बस मेरे बेटे के पास जाना है। हिजू उसे झिझोड़ता है, आना अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हारे बेटे की कुर्बानी बेकार जाएगी। तुम्हें ये कोड एक्टिवेट करना होगा ताकि बाकी बचे हुए लोग बच सकें। बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर अब हवा में तैरने लगता है। ग्रेविटी खत्म हो रही है। रूम 304 का दरवाजा खुलता है और अंदर कोई कमरा नहीं बल्कि एक ग्रैंड कंप्यूटर सर्वर है जो पानी के अंदर चमक रहा है। आना को सर्वर के अंदर हाथ डालकर कोड मैनुअली फीड करना होगा, पर इसका मतलब है उसके दिमाग हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। वो एक ह्यूमन से एक सिस्टम बन जाएगी। उसी टाइम बाहर से एक जायंट वेव आती है जो पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देती है। आना और हिजू पानी के अंदर बह रहे हैं। आना देखती है कि उसका बेटा उसे दूर से बाय बोल रहा है। क्या आना उस बच्चे के पीछे जाएगी मौत को गले लगाने, या वो सर्वर तक पहुंचेगी दुनिया को बचाने? अब आता है इस माइंड बेंडिंग कहानी का ग्रैंड फिनाले। तैयार हो जाइए क्योंकि अब सारे पर्दे उठने वाले हैं और जो सच सामने आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। अब पूरी बिल्डिंग पानी के नीचे डूब चुकी है। हर तरफ अंधेरा है। सिर्फ रूम 304 के उस डिजिटल सर्वर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही है। आना पानी के अंदर तैरने की कोशिश कर रही है,
पर उसका बेटा जो अब एक ग्लिचिंग होलोग्राम बन चुका है उसे पीछे से खींच रहा है। वो बच्चा रो रहा है, मम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सीन बहुत इमोशनल है क्योंकि आना को पता है कि ये उसका असली बेटा नहीं है बल्कि उसके दिमाग का वो ट्रॉमा है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। दूसरी तरफ ही जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है वो आना को इशारा करता है कि सर्वर तक पहुंचो। आना एक बहुत बड़ा फैसला लेती है, वो अपने बेटे का हाथ छोड़ देती है। वो मौत को नहीं बल्कि जिम्मेदारी को चुनती है। जैसे ही आना सर्वर को टच करती है उसके दिमाग में सारी मेमोरी एक साथ वापस आती हैं और यहाँ मिलता है हमें सबसे बड़ा झटका। हीजू कोई सिक्योरिटी एजेंट नहीं था, वो असल में एक एंड्रॉइड जिसे आना ने ही डिजाइन किया था। हीजू का काम सिर्फ आना को बचाना नहीं था बल्कि उसे सिमुलेशन के अंदर गाइड करना था ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। पर एक ग्लिच की वजह से हीजू के अंदर ह्यूमन इमोशंस डेवलप हो गए थे, इसलिए उसने पिछले 100 लूप्स में आना को मरने से बचाया था। भले ही उसे पता था कि लूप रिसेट हो जाएगा, वो रोबोट होने के बावजूद आना से प्यार करने लगा था। आना देखती है कि हीजू के सिस्टम में भी वही कोड है जो उसके पास है। दोनों मिलकर सर्वर में फाइनल की एंटर करते हैं। जैसे ही कोड एंटर होता है पूरी डिजिटल दुनिया फटने लगती है। वो सुनामी, वो बिल्डिंग, वो एस्ट्रॉइड सब कुछ पिक्सल बनकर बिखर जाते हैं। आना की आंख खुलती है पर इस बार कोई बेड नहीं है, वो एक कैप्सूल के अंदर है जो एक स्पेसशिप के अंदर रखा हुआ है। बाहर का नज़ारा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो अर्थ रहती है सच में तबाह हो चुकी है पर इंसानियत ने एक जॉइंट स्पेस स्टेशन बना लिया है जहां हजारों लोग सो रहे हैं। आना का कोड वो सिस्टम था जो इन सब लोगों की कॉन्शियसनेस को मैनेज कर रहा था। वो कैप्सूल से बाहर निकलती है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। उसके सामने एक पुराना टूटा हुआ एंड्रॉइड पड़ा है, वही हीजू है। उसके सिस्टम शट डाउन हो चुका है और उसके हाथ में एक पुरानी फोटो है आना और उसके असली बेटे की। तो द ग्रेट फ्लड सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं है, ये कहानी है उस गम की जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते और उस उम्मीद की जो हमें मरने नहीं देती। आना ने अपने बेटे को तो खो दिया पर उसने पूरी इंसानियत को एक नया जन्म दिया। वीडियो खत्म करने से पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आना अब सच में रियल वर्ल्ड में है? क्योंकि एंड सीन में आना की आंखों में वही पुराना डिजिटल ग्लिच फिर से दिखाई देता है। क्या एक लूप के अंदर लूप है? कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक करो और अगला पार्ट अगला पार्ट तो आपके कमेंट्स डिसाइड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।